फैशन का जिक्र छिड़ते ही कैटवॉक करते मॉडल, डिजाइनर कपड़े, ताजा तरीन स्टाइल और नामी फैशन डिजाइनर जहन में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस फैशन उद्योग में इतनी दिलफरेब चमक दमक है, वहीं आबो हवा को बेपनाह नुकसान भी पहुंचता है। दुनिया भर में ये दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग है। जब भी कोई कपड़ा बनता है तो सिलाई कटाई के दौरान कपड़ों की बहुत सारी कतरनें जाया हो जाती हैं। लेकिन फैशन डिजाइनर और सामाजिक कारोबारी आशिता सिंघल ने अपना डिजाइन स्टूडियो की बुनियाद इस सिद्धांत पर डाली कि कपड़े की हर बेकार कतरन दूसरी कतरनों से जुड़कर एक खूबसूरत लिबास बन सकती है। इसीलिए पैवान स्टूडियो में हर कतरन का टुकड़ा बेशकीमती है। यूजुअली सारे डिजाइन हाउसेस का प्रोसेस होता है ना कि पहले गारमेंट साइन कर लेते हैं, फिर फैब्रिक लेकर आते हैं, बनवाते हैं या उसे डाई करते हैं। पैवान स्टूडियो 2018 में शुरू हुआ। ये एक अनोखा कपड़े का स्टूडियो है जो कपड़े के टुकड़ों और कतरनों में खूबसूरती तलाशता है और इन बेकार कतरनों को जोड़कर कारगर बनाने में काम करता है। इसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मैंने ये अपनी माँ से सुना था। पहले कहीं भी किसी भी चीज में अगर छेद हो जाता था, सुराख हो जाता था, तो कहते थे पैबंद लगाओ इसमें। इस तरह मैंने ब्रांड का ये नाम रखा, एक खोई हुई संस्कृति के सम्मान में और एक ऐसे दौर को लौटाने की फिराक में जब हम सबके घरों में पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें नई चीजों में इस्तेमाल कर लिया जाता था। जब आशिता ने अपना सफर शुरू किया तो उसकी फैशन उद्योग और उसके अलग अलग चलन में काफी दिलचस्पी थी, मगर जब उन्होंने ये देखा कि कपड़े बनाते वक्त कितनी बर्बादी होती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमारी पैटर्न बनाने की क्लास थी और 15 छात्र इतना ज्यादा कचरा निकालते थे कि मैं उसे देखकर ही सन्न रह गई कि ये हो क्या रहा है। अचानक हम कपड़े काटने लगे और फर्श पर कतरनों का अंबार लग गया। क्योंकि हम सब अंधाधुंध पैटर्न के हिसाब से कपड़े काटते जा रहे थे, मैंने सोचा यहाँ ये हाल है तो पूरे उद्योग में क्या हो रहा होगा। कचरे के अंबार से तंग आकर आशिता ने इस बारे में शोध करना शुरू किया। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए कतरनों के हाथ का कटा हुआ सूत बनाने की कोशिश की। यही प्रोजेक्ट स्टार्टअप की जड़ था, जिससे नोएडा में पैवान स्टूडियो बना। पैवान डिजाइन स्टूडियो से कपड़े की कतरनें लेकर कपड़े में बुनता है और उनके हाथों ही बेच देता है। लेकिन हर कारोबार अपने साथ एक चुनौती लाता है और आशिता का ये सफर आसान नहीं था। मेरे ख्याल से सबसे पहले मुश्किल काम कचरा जमा करना ही था। तो मैंने सोचा कि बेकार कतरनें तो आसानी से मिल जाएंगे, सभी अपना बेकार सामान देना चाहेंगे। लेकिन जब डिजाइनर हाउस से बेकार कतरनें मांगते हैं तो पहले आपको उनका भरोसा जीतना पड़ता है कि आप उनके डिजाइन किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि उनकी कतरनें एक तरह से उनकी डिजाइन डायरेक्टरी होती है। ये एक मुश्किल काम रहा। इसके अलावा लोगों में टिकाऊ सामान के बारे में जागरूकता जगाना भी सबसे बड़ी चुनौतियों में था। क्यों कर रहे हो ये, क्यों करना है, कतरन से क्यों काम करना है। लेकिन आज आशिता दस्तकारी की कला की अहमियत और पर्यावरण को फायदा पहुंचाने वाली चीजों पर ध्यान देते हुए कपड़ों के पारंपरिक डिजाइन को चुनौती दे रही हैं। डिजाइन और एक्सपोर्ट हाउसेस से कतरनें जमा करने के बाद कपड़े को रंग और रेशे के हिसाब से छांटा जाता है। फिर उन्हें धोकर सुखाने के बाद इस्त्री की जाती है और फिर उनको पतली पतली पट्टियों में काट लिया जाता है। फिर बुनाई के लिए मुनासिब लंबाई के हिसाब से इन्हें फिरकी या बॉबिन में बांध दिया जाता है। करघे पर बुनकर कपड़े की कतरनों को बाने के तौर पर
लगाकर नया कपड़ा बुनते हैं। इन कतरनों से करघे पर डिजाइनर के डिजाइन और रंग वगैरह को ध्यान में रखकर कपड़ा बनाया जाता है। आशिता डिजाइन के लिए आसपास से प्रेरणा लेती हैं। उसमें शहर की रोशनियों से लेकर कुदरती नजारों और कलाकारों का काम भी हो सकता है। पैवन स्टूडियो का फलसफा सिर्फ धरती को लाभ पहुंचाना ही नहीं, बल्कि भारतीय बुनकरों का सशक्तिकरण और दस्तकारी की तकनीकों को फिर से जिंदा करना है। इसने कारीगरों के साथ मिलकर बेतार कपड़ों से काम की चीजें बनाई हैं। उनका जो भी हुनर होता है, हमारी डिजाइन टीम उसे समझकर उनको सामग्री मुहैया कराते हैं ताकि उन्हें इन तकनीकों को ढालने में ज्यादा परेशानी न हो। हमारी शुरुआत ऐसे ही हुई और आज भी हम अपने विकास के साथ अलग अलग भारतीय दस्तकारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सी स्थानीय महिलाएं काम करती हैं जो कारखाने के नजदीक रहती हैं और अलग अलग माहौल से आती हैं। ये लोग पैबंद की रीढ़ की हड्डी हैं। And they have become, the backbone of Pavan now. ब्रांड का लक्ष्य बेकार सामग्री को नए एक तरीके से इस्तेमाल करके कपड़ों के कचरे को कम करने की जरूरत पर जागरूकता जगाना है, जिससे पर्यावरण और समंदरों में और प्रदूषण ना फैले। कपड़ों का कचरा हो या रासायनिक रंग, दोनों ही प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम क्लोथ्स विद कॉन्शियंस की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? क्या ये कि कुछ भी खरीदते वक्त हम अच्छी तरह से सोच लें या हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे जाया ना करें, दोबारा इस्तेमाल करें? हमें लगता है कि ये सिर्फ टिकाऊ फैशन चुनना ही नहीं, बल्कि इसकी बात की समझ भी है कि इन फैसलों से भारत में इनका रोजगार चल रहा है। ऐसा ही एक ब्रांड है अरण्य नेचुरल। अरण्य नेचुरल 1994 में 4 कर्मियों के साथ एक छोटे से कमरे में शुरू किया गया था। अरण्य नेचुरल से सृष्टि फंड शुरू हुआ, जो चाय बागान में काम करने वाले कर्मियों के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बना था और जो उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण और शिक्षा दे रहा है। आज अरण्य नेचुरल की मदद से 40 विकलांग नौजवान बिना धरती को नुकसान पहुंचाए अपना पेट पालते हैं। इनमें से एक है भानुमति। वो 16 साल की उम्र से अरण्य नेचुरल में काम कर रही हैं और यहाँ की पहली महिला कर्मी थी। आज वो यहाँ की फ्लोर निरीक्षक और मास्टर ट्रेनर है, जो हमें अरण्य नेचुरल की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगी। This is Aranya. Aranya means forest. These are natural raw material. This is a myrobalan pre-treatment of cloth. This is the binding agent, and this is a tea fiber and getting from tea factory. And this is a eucalyptus leaves. And eucalyptus leaves and Nipotorium and tea fiber are our local raw material. And this is a manjista root, and this is a red creeper. This is annatto seed, and this is acacia catechu, acacia tree extract. And this is a lac insect secretion. And this is a pomegranate shell and turmeric. This is a indigo getting from plant extract, and soap nut for final wash. So boiling the one raw material, 3 color fixing agent and 3 different shade. See, and this 3 tea fiber, and this is a tassasil, and this is a tea fiber with aluminum sulfate and copper sulfate and iron, and 3 metallic salt and 3 different shade. And this is a eucalyptus leaves, and this is a Indian madder, and this is acacia catechu, and this is a wheat color, and these are mixing color, and this is a lac. And black color is getting from scrap iron and molasses. Then fermentation, after take the solution, the black color comes. And this is a pomegranate shell, and this is a indigo, and these are mixing colors. We are using the silk on cotton and linen and pashmina shawl, all natural fibers getting natural colors. ये हमारा डाइंग एरिया है। कच्चा माल यहीं उबाला जाता है। हम कच्चे माल को पहले 1 घंटे तक उबालते हैं और फिर डाई निकाली जाती है। 2 टब्स का उपयोग होता है, एक डाइंग के लिए और दूसरा मोडेंटिंग के लिए, जिसके लिए धात्विक नमक का उपयोग होता है। हम 10 मिनट के लिए डाई करते हैं और फिर मोडेंटिंग होती है।
लुभावने चाय बागान और हरे भरे जंगलों में बसे मुन्नार वनस्पतियों, जानवरों और चिड़ियों का खजाना है। अरण्य नेचुरल में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर रंगाई का सामान आसपास से ही आता है, जबकि कुछ सामान देश के दूसरे हिस्सों से मंगाया जाता है। अरण्य नेचुरल को नील की रंगाई में महारत हासिल है। कपड़े को इस बड़े से पीपे में जितना गहरा रंग चाहिए इसके हिसाब से 2 से लेकर 5 दिनों तक डुबाया जाता है। इस तरीके का फायदा ये है कि पानी न सिर्फ दोबारा इस्तेमाल होता है, बल्कि एक विशेष प्लांट रंगीन पानी को भूजल से मिलकर प्रदूषित भी नहीं करने देता। कपड़े की रंगाई की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प होती है। नील से रंगने के इस सफर में पहले कपड़ा नीला होता है, फिर हरा हो जाता है और फिर आखिरकार अपने नीले रंग में आ जाता है। वाकई में कुदरत के रंग निराले हैं। वैसे अरण्य नेचुरल सिर्फ कुदरती रंगों का ही इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये संस्था जंगलों की पत्तियों से इको प्रिंटिंग भी करती है। ये बाटिक प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग ब्लॉक्स को पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है और फिर कपड़े पर लगाया जाता है। कपड़े डाई करने के बाद मोम यानी वैक्स को हटा देते हैं और मोम वाला हिस्सा सफेद रह जाता है। शिबोरी जापानी की बांधनी कला है, जिसे अरण्य नेचुरल की टीम ने जापानी कलाकार योशिको वाडा से सीखा। उन्होंने नौजवानों को शिबोरी कला की बारीकियां सिखाई, जो अब अरण्य नेचुरल का खास अंदाज बन चुकी है। एक कारीगर ने तो ऐसा अनोखा तरीका सुझाया कि योशिको वाडा ने उस तकनीक का नाम ही उस कारीगर के नाम पर रख दिया। ये शिबोरी टीम है। यहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं। ये रोज नई शिबोरी तकनीक आजमाते हैं। ये श्री कला है। इन्होंने ट्री ऑफ लाइफ बनाया है। ये कुमो शिबोरी है। See, this is a Kumo shibori. After dyeing, everything is finished. That will be coming. This is a Kumo shibori. His name is Arumugam. That shibori name is Saru shibori. This one Aru shibori. This is इसका नाम अरुमुगम है और इस शिबोरी का नाम अरु शिबोरी है। इसने ये डिजाइन बनाया था। ये डिजाइन बांस के साथ है और ये बिना बांस के बनाया गया है। This is a without bamboo. This is a with bamboo. He is innovated the design. इन नौजवानों को मौका देकर अरण्य नेचुरल ने सुनिश्चित कर दिया है कि उन्हें रोजगार भी मिलता रहे और पर्यावरण की हिफाजत भी होती रहे। Aranya Natural was founded in about 27 years ago. अरण्या नेचुरल 27 साल पहले बना था ताकि मुन्नार में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। अब वो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं। A creative work was found to be more useful for them to make them more self-sufficient and independent. आज क्लोथ्स इन द कॉन्शियस में बात केलों की, लेकिन फल की नहीं, उसके छिलके और तने की। साल में 2 या 3 दफा इसकी फसल आती है और इसके तने अमूमन काट के फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए कचरा है उससे कपड़े बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, कुदरती रेशों से बने कपड़े लेकर हम उस कचरे में कमी ला सकते हैं जो भराव क्षेत्रों में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं और हमारी हवा और जमीन को प्रदूषित करते हैं।
भारत के लिए तो ये फायदे का सौदा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा केले यहीं पैदा होते हैं। सालाना करीब 1 करोड़ 42 लाख टन केलों की पैदावार यहाँ होती है। केले न सिर्फ पोटेशियम का स्रोत हैं, बल्कि अपने छिलकों और तनों से निकलने वाले रेशे की वजह से कई फैशन ब्रांड्स में बहुत लोकप्रिय भी हो गए हैं। न सिर्फ ये रेशे आसानी से सड़ गल जाते हैं और पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। चेन्नई के सी शेखर अलग अलग तरह के रेशों के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक है केले का रेशा। दक्षिण भारत के मंदिरों को सजाने के लिए केले के पौधों का काफी इस्तेमाल होता है। वो समृद्ध और उपजाऊपन का प्रतीक है और शादियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सी शेखर ने इसे कच्चे माल का अच्छा जरिया मानते हुए मंदिर के कचरे में से केले के रेशे तलाशने शुरू किए। 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மேகசின்ல படிச்சிருந்தேன் நானு। लगभग 40 साल पहले मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि जब रावण द्वारा सीता का अपहरण हुआ तो सीता ने आंजन्या से उनके लिए केले के रेशे से बनी एक साड़ी लाने को कहा था। मैं इससे काफी प्रभावित हुआ। शेखर ने अनानास, बांस और एलोवेरा के रेशे से भी तागे बनाने का काम किया, क्योंकि ये सब भी आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि केले के रेशे कोई नई खोज नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सीमित था। अब आबोहवा की हिफाजत और फैशन में बर्बादी कम करने के बारे में जोर दिया जाने लगा है, तो केले का रेशा हीरो बनकर उभरा है। भारत विश्व में केले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन साथ ही केले की खेती हेक्टेयर में कचरा पैदा करती है। सूते धागे की कीमत बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने कॉटन की विकल्प के रूप में केले के रेशे को चुना। जो चीज एक तजुर्बे के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब पेशेवर बुनकरों को रोजगार दे रही है। रेशे को कपड़ा बनाने का काम हथकरघे के जरिए होता है। बुनकरों के अलावा अनाना फिट ने महिलाओं को भी रेशे निकालने की ट्रेनिंग दी है। रेशे की दूसरी खूबियां भी हैं। एक तो ये वीगन है, गर्मियों में ठंडा रहता है क्योंकि इसमें जज़ब की क्षमता है। ऊपर से स्टाइलिश और स्मार्ट होने से 4 चांद लग जाते हैं। मुल्क इको फ्रेंडली। ये पूरी तरह से पर्यावरण के लिए अनुकूल और जीरो पोल्यूशन फाइबर है और हम प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। बहुत कम कंपनियों ने केले के रेशे से तागे या दूसरी चीजें बनाई है। इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से इसकी मांग अभी उतनी ज्यादा नहीं है। खेती के कचरे को इस्तेमाल करने से उत्पादकों ने हमेशा से हिचकिचाहट दिखाई है, लेकिन केले के कचरे की इतनी भरमार है कि इससे आसानी से कपड़े बन सकते हैं। और अगर साथ में कचरा भी कम हो जाए तो धरती का भी फायदा होगा, यानी एक पंथ दो काज।